अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशमाश होंगे। और वेलकम टू साइकोलॉजी विद मुक़द्दस। एक्चुअली वी यू साइकोलॉजी विद मुक़द्दस, सो दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ साइकोलॉजी विद मुक़द्दस। सेकंड चैनल है ये, जिस पर जो स्पेसिफ़िकली बनाया गया है जीडीबीज़, क्विज़ और असाइनमेंट सॉल्यूशन के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, पहले साइकोलॉजी विद मुक़द्दस पर बहुत से असाइनमेंट सॉल्यूशन शेयर किए जाते रहे हैं। एक्यूरेट सॉल्यूशन होते थे और स्टूडेंट्स का एक ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं उनको अच्छा सॉल्यूशन मिलता है या अच्छी जो है वो एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलता है, 100% उनका रिज़ल्ट आता है। सो इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ट्रस्ट है उनका, जिसकी वजह से हमें बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी। जबकि वो चैनल साइकोलॉजी से रिलेटेड, उस पे कॉन्सेप्ट्स वगैरह अपलोड किए जाएंगे, साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड किया जाएगा, उसको डिस्कवर किया जाएगा एंड कंसेप्चुअल वीडियोस वहाँ पर आपको मिलेंगी, लेक्चर्स वगैरह मिलेंगे। सो अभी बहुत से चैनल्स जो हैं वो असाइनमेंट सोल्यूशन अपलोड कर रहे हैं, बट वो जो सोल्यूशन हैं वो एक्यूरेट नहीं होते, वो रॉन्ग होते हैं, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होती है। वो जस्टिफाई भी नहीं करते, आपको बस सोल्यूशन दे देते हैं, या फिर आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से देखा होगा आपने, कोई फाइल्स वगैरह शेयर कर रहा है, कोई पीडीएफ शेयर कर रहा है। सो आपने उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, बल्कि एक क्वेश्चन किया करें, क्रिटिकल थिंकिंग किया करें, एक स्केप्टिसिज्म की हैबिट डेवलप करें खुद में। आप क्वेश्चन करें चीज़ों को, ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, जस्टिफिकेशन उसकी मांगा करें, ना कि एज इट इज़ जो है उसको एक्सेप्ट कर लें। और उसको आपने देखना है कि वो चीज़ सही है या गलत है, ठीक है। तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना किसी को भी। अगर आपको समझ आती है तभी आप फॉलो करें, अदरवाइज़ उसको फॉलो ना करें, ठीक है। वो चाहे किसी का भी चैनल, वो चाहे हमारा ही चैनल क्यों ना हो, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में चीज़ आ रही है, आपको जस्टिफिकेशन अच्छी मिल रही है, देन आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और उसको फिर आप कंफर्म भी कर सकते हैं, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये नहीं हम कहते हैं कि हम जो एज इट इज़ सॉल्यूशन देते हैं या जस्टिफिकेशन देते हैं आप उसी को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। आप हमारे भी उसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उसकी कंफर्मेशन कर सकते हैं, आप बुक से देख सकते हैं। जैसे कि आपको हर बार बताया जाता है कि हैंडआउट्स में से ही आपकी वो दी जाती है असाइनमेंट, जब वो उस लेसन नंबर जो मैंशन होता है असाइनमेंट में, उसको आपने स्पेसिफिकली रीड करना है उसके लिए, असाइनमेंट्स के लिए, सो दैट कि आपको एक आइडिया हो जाए कि असाइनमेंट्स किस टाइप की हैं। और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको हाफ़ जो है आंसर वहीं से मिल जाता है, बाकी का हाफ़ जो है वो आपने खुद ही उसको करना होता है, जस्टिफिकेशन जो है उसकी करनी होती है। सो ST630 की भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज इसमें आइडेंटिफिकेशन दी हुई है उन्होंने, रिसर्च मेथड्स हैं डिफरेंट जिसकी आइडेंटिफिकेशन आपने करनी है, हाइपोथेसिस हैं जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी हाइपोथेसिस में यूज़ की गई है। अब यहाँ पर उन्होंने लेसन नंबर बता दिया कि कौन सा लेसन नंबर है, उसको आपने केयरफुली रीड करना है और उसके बाद फिर आपने आइडेंटिफाई करना है हाइपोथेसिस जो दी गई हैं। अब इस पर भी काफ़ी जो है वो मिस जो है कंसेप्शंस हैं, या फिर जो आंसर्स हैं वो रॉन्ग हैं, ठीक है, एक्यूरेट आंसर नहीं है। जो पीडीएफ फाइल्स ये की गई हैं उसमें भी रॉन्ग आंसर हैं, या फिर जो भी अपलोड किए गए हैं दूसरे चैनल्स पे ये सॉल्यूशंस वगैरह, वो भी एक्यूरेट नहीं होते। तो उसमें ये है कि आपको इसमें सॉल्यूशन जो है वो एज़ इट इज़ नहीं बताया जाएगा, बल्कि आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा, आपने आइडेंटिफिकेशन खुद ही करनी है, ठीक है। यानी आपको समझा दिया जाएगा, एक हिंट आपको मिल जाएगी कि ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद फिर आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो यहाँ पर जो उन्होंने केस दिया है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने ये केस को स्टडी करना है, इसको रीड करना है कि क्या बताया है इसमें। एक एनजी जो है वो टेक सॉल्यूशंस है, कंपनी है, ठीक है। उन्होंने बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो फेस किया है, यानी अपने वर्क प्लेस पे जो प्रोडक्टिविटी है उनकी वो ख़त्म हो रही है, वो कम हो रही है, ठीक है। एम्प्लॉय का जो मोराल है वो कम हो रहा है, तो कंपनीज़ जो है वो क्या चीज़ करेगी जिससे जो है ये चीज़ उनकी बेहतर हो सके। सो कंपनी ने एक स्टेप लिया है और इन्होंने कहा कि स्ट्रेस लेवल भी एम्प्लॉयज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, जॉब सेटिस्फेक्शन डिक्रीज़ हो रही है। तो इन सब के लिए, सारे इश्यूज़ के लिए कंपनी ने एक एम्प्लॉई वेलनेस प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। जिससे क्या होगा, उनके स्ट्रेस रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो डील किए जाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इन्हांस हो जाएगी। और जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है उसका पर्पज़ यही है कि वो ये हमारी जो प्रोग्राम है जो किया जा रहा है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को असेस करें, और इस तरह से एम्प्लॉय की जो वेलबींग है उस पर काम किया जाए, उनकी ये जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस किया जाए, उनकी वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ की जाए। इस तरह से एक टीम बनाएगी एचआर, ठीक है, जिसने ये प्रोग्राम वगैरह इंट्रोड्यूस करवाया। और फिर मेरेबल जो है वो इसमें उन्होंने इंक्रीज़ देखा एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी में, और डिक्रीज़ देखा स्ट्रेस लेवल में। इनकी जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ हो गई। सो एक पॉजिटिव को रिलेशन था बिटवीन दी एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड प्रोडक्टिविटी।
सो यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये कोरिलेशन का भी हमें यहाँ पर फाइंड मिल रहा है एक चीज़ के कोरिलेशन पाई जाती है बिटवीन द एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड उनकी प्रोडक्टिविटी जो है, ठीक है, एंड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द ओवरऑल वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। तो उसमें भी उनकी जो वेलबींग है वो भी इम्प्रूव हो रही है, जो दूसरे फैक्टर्स थे वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं, जो स्ट्रेस है वो भी कम हो रहा है, जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। सो HR टीम जो है उसने डेटा कलेक्ट किया है एम्प्लॉई से सर्वे के थ्रू, और इस तरह से उन्होंने प्रोडक्टिविटी जो है उसको मेजर किया है, स्ट्रेस लेवल देखा है वो कितना है उसको असेस किया है, और प्रोग्राम पार्टिसिपेशन जो है उसके रिकॉर्ड्स जो हैं वो देखे हैं उन्होंने। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया गया, उसको इवैल्यूएट किया गया, जो हाइपोथेसिस बनाई थी उसको डिटर्मिन किया गया, और जो वेलनेस प्रोग्राम है उसका इफेक्ट देखा गया, उसका इम्पैक्ट देखा गया कि क्या था। ओके, सो रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो अलाइन है विद दी एनजी टेक सॉल्यूशंस ब्रॉडर गोल्स टू फोस्टर अ हेल्दियर एंड मोर इनकरेज वर्कफोर्स इन लाइन विद द रेपुटेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस। सो इसमें उन्होंने अब हाइपोथेसिस आपसे पूछी जाएंगी, नेक्स्ट जो है वो केसेस वगैरह जो इन्होंने फर्दर इसी केस से लिए हैं, ठीक है, और इसमें आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि जो जो हाइपोथेसिस वगैरह बनाई गई हैं वो कौन सी हाइपोथेसिस हैं, और उसमें आपने 1 और 2 वर्ड आंसर देना है जस्ट, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इतनी लंबी चौड़ी डिटेल लिख देते हैं कि ये हाइपोथेसिस है, उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, उन्हें लगता है कि जस्ट हम 2 वर्ड लिखेंगे तो नंबर नहीं हमें मिलेंगे, इसलिए इंस्ट्रक्टर ने जो है वो पहले ही हाईलाइट कर दिया है कि इसमें जस्ट 2 वर्ड्स आपके होने चाहिए, ठीक है, 1 और 2 वर्ड्स में आंसर देना है, ठीक है। अब कौन सी हाइपोथेसिस है, वो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस है, रिलेशनल हाइपोथेसिस है, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस है, कोरिलेशनल हाइपोथेसिस है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। तो ये आपने देखना है कि कौन सी हाइपोथेसिस है और किस में वो वाली हाइपोथेसिस है, ठीक है। यानी हाइपोथेसिस आपको दी गई हैं और इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी टाइप है। इसमें हम अब हैंडआउट्स देखते हैं कि उनमें क्या बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको आपने रीड करना है कि पहली वाली जो है वो हाइपोथेसिस क्या है कि हम एम्प्लॉई जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अगर वो उस प्रोग्राम की दैट विल लीड टू अ मेजरेबल इंक्रीज इन एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। सेकंड है, अब यहाँ पर जो एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है, जैसे हमने फर्स्ट वन रीड किया है, इट मीन्स कि उसमें जो रीज़न था उसका एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी जो बढ़ रही है उसके पीछे रीज़न क्या है, एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम, उसकी वजह से, यानी दैट लीड टू दी एम्प्लॉय वेलनेस या एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। तो अब ये जो है इसमें बहुत बड़ी हिंट है, ठीक है, और ये आपको हैंडआउट्स में से मिलेगा, आपको प्रूफ मिल जाएगा वहाँ से, और मैं आपको वो दिखाऊंगी कि ये है, और प्रूफ जो है उसके साथ कि इसमें ये जो है वो 100% यही आंसर इसका बनता है। फिर सेकंड है, एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेटिंग इन द वेलनेस प्रोग्राम विल शो अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज़। आप जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वेलनेस प्रोग्राम में उनमें जो है वो स्ट्रेस लेवल उनका कम हो रहा है ओवर द टाइम। सो नेक्स्ट है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन द वेलनेस प्रोग्राम विल पॉजिटिवली को रिलेट विद इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। इसमें भी आपको बहुत बड़ी हिंट मिल रही है कि एम्प्लॉय जो पार्टिसिपेशन है या जो वेलनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो है वो कोरिलेशन है, ये कोरिलेट कर रहे हैं पॉजिटिवली विद द जॉब सेटिस्फेक्शन। फोर्थ है, लॉन्गर एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट इन द वेलनेस प्रोग्राम द ग्रेटर द इम्प्रूवमेंट। यानी एक जो है इसमें हम डायरेक्शन देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट करेंगे वेलनेस प्रोग्राम में उतनी ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस होगी। देन एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द ओवरऑल वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। यानी एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम जो है उसके बारे में बताया गया है कि वो जो है वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। अब हम देखते हैं हैंडआउट्स में से कि वहाँ पर क्या मेंशन है या हाइपोथेसिस जो हैं वो किस तरह से उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। ओके, सो लेसन नंबर 7 है हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड करेक्टरिस्टिक। यहाँ से आपका एक वो असाइनमेंट दी गई है आपको हाइपोथेसिस के बारे में। हाइपोथेसिस क्या होती है, एक प्रोपोजिशन है, एक स्टेटमेंट है जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, उसका क्या रिलेशनशिप है आपस में, ठीक है, उसको हमने वो टेस्ट करना होता है। सो हाइपोथेसिस की डिफरेंट टाइप्स इन्होंने एग्जांपल्स के साथ इन्होंने बताई हैं, 4 यहाँ पर मेंशन की गई हैं, ठीक है, कि ऑफिसर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में हायर देन एवरेज लेवल ऑफ कमिटमेंट है उनकी। सो एक ही वेरिएबल है इसमें। सेकेंड है, लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर इज़ एसोसिएटेड विद देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। सो यहाँ पर जो है वो 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, लेकिन वो दोनों किस तरह से एसोसिएट कर रहे हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप तो बताया जा रहा है लेकिन वो कॉजल रिलेशनशिप नहीं है, वो जस्ट एग्जिस्टेंस है कि वहाँ पर रिलेशनशिप है, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यानी कोरिलेट करता है।
लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ ऑफिसर इज़ पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी, कि वो उसके साथ पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। इट मीन्स कि वो डायरेक्शन बताई गई है उसकी कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस तरह का रिलेशनशिप है, ठीक है। देन फोर्थ है हायर द लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स द लोअर देयर लेवल ऑफ एब्सेंटिज्म। सो इसमें भी डायरेक्शन ही बताई जा रही है। थर्ड वन जो था उसमें जस्ट पॉजिटिवली एसोसिएटेड मीन्स कि वो उसकी जो है वो स्ट्रेंथ बताएगी, उसकी डायरेक्शन बताएगी, पॉजिटिवली है। एंड देन सेकंड फोर्थ है जो वो पॉजिटिवली वो डायरेक्टेड है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन बताई गई है। एंड यानी दो वेरिएबल्स हैं, वो आपस में उनका रिलेशनशिप है और उसकी डायरेक्शन बताई गई है कि वो नेगेटिव है, ठीक है। यानी जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब कमिटमेंट जो है वो हायर होगी तो लेवल ऑफ एब्सेंटिज्म जो है वो लोअर होगा। सो दैट इज़ कि ये नेगेटिव जो है वो एक रिलेशनशिप है और इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है। ओके, सो फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस जो है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। अब ये क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसे हम यूनिवेरिएट हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अगर आप वहाँ पे यूनिवेरिएट हाइपोथेसिस लिखते हैं तो भी राइट है, अगर आप डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस लिखते हैं तो भी राइट है, ठीक है। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो जिस स्टेटमेंट में, उसे हम यूनिवेरिएट या डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस कहते हैं। सो एक जो हमारा हाइपोथेसिस है वो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस है उसमें से। एंड देन रिलेशनल हाइपोथेसिस। अब काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हैं, कुछ जो है रिलेशनल हाइपोथेसिस लिखते हैं, कुछ को रिलेशनल या एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस लिखते हैं। तो रिलेशनल हाइपोथेसिस के अंदर ही ये सारी आती हैं चीज़ें, ठीक है। जैसे उन्होंने बताया कि रिलेशनल हाइपोथेसिस किस तरह की होती हैं, यानी टू वेरिएबल्स हैं इनमें जिनके दरमियान रिलेशनशिप है, ठीक है। और वो रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्शनल भी हो सकता है, नॉन डायरेक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, कॉजल हो सकता है और सिंपली को रिलेशनल भी हो सकता है, ठीक है। रिलेशनल हाइपोथेसिस के अंदर ही एक्सपेरिमेंटल या फिर कोरिलेशन की हाइपोथेसिस आ जाएंगी, लेकिन आपने उसको स्पेसिफिक करना है, आपने एक्सपेरिमेंटल लिखना है या फिर आप उसको कोरिलेशनल हाइपोथेसिस लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वो स्टेटमेंट आपको समझ आ रही है कि उसमें एक्सपेरिमेंटल ही है या कोरिलेशनल ही है, तो आप उसको कोरिलेशन ही लिखें। नेक्स्ट उन्होंने डायरेक्शन बताई है। यहाँ पर डायरेक्शनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है वो हमें डायरेक्शन बताती है कि किस डायरेक्शन में वो रिलेशनशिप जा रहा है, वो पॉजिटिव है रिलेशनशिप या नेगेटिव है, ठीक है। सो इन हाइपोथेसिस को हम रिलेशनल भी कहते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, जिसमें हमें डायरेक्शन बताई जाती है उनकी। नॉन डायरेक्शनल जो होते हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं होती या एसोसिएशन नहीं बताई जाती या फिर हमें नहीं बताया जाता कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। कोरिलेशनल हाइपोथेसिस में सिंपली जो उनका रिलेशनशिप बताया जाता है कि उनमें कोई रिलेशनशिप है, बट कॉजल का नहीं बताया जाता है कि कॉजेज़ क्या हैं, यानी एक जो वेरिएबल है वो कॉज या दूसरा वेरिएबल इफेक्ट हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि जस्ट रिलेशनशिप बताया जाता है कि पॉजिटिवली एसोसिएटेड है या फिर को रिलेट करता है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस है जो कि उसमें आई हुई है आपकी असाइनमेंट में, जो आइडेंटिफाई करनी है आपने, और इजीली अब तक कर भी ली होगी कि एक जो इजीली उन्होंने बहुत बड़ी हिंट भी दे दी है उसमें आपको। एंड देन एक्सप्लेनेटरी कॉजल हाइपोथेसिस है। इसमें क्या है कि एक्सप्लेनेटरी मीन्स के कॉजल मीन के कॉजेज़, इसमें आप डिफाइन करते हैं कि एक वेरिएबल जो है वो कॉज है और दूसरा वेरिएबल इफेक्ट है, ठीक है। तो ये कॉजल रिलेशनशिप होता है, एक्सप्लेनेटरी या एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस से कहते हैं। और आप इसको एक्सप्लेनेटरी भी कहते हैं, कॉजल हाइपोथेसिस भी लिख सकते हैं, दोनों ही राइट होंगे। एंड ये भी एक्सप्लेनेटरी कॉजेज़ जो हैं ये भी एक वेरिएबल जो है हाइपोथेसिस उसमें है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर देखें, बहुत बड़ी हिंट जो है वो आपको यहीं से मिल जाएगी कि यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दे दिए हैं एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस तरह से हम इसको स्टेट कर सकते हैं, या हाइपोथेसिस जो है वो इस तरह से इसमें लिखी जाती हैं। अब वो क्या है कि हाई मोटिवेशन कॉजेज हाई एफिशिएंसी, ठीक है, यानी कॉजेज़ यानी वो कॉज कर रहा है उसको, लीड्स टू मतलब वो उसको लीड कर रहा है, इट मीन्स कि वो उसका कॉज है और वो इफेक्ट है। रिलेटेड टू भी यही है, या इन्फ्लुएंसेस कह सकते हैं इसको, या एसोसिएटेड है उसके साथ, या प्रोड्यूस कर रहा है, या उसका रिजल्ट है, या फिर इफ़ है या देन है, ठीक है। हायर द मोटिवेशन हायर द एफिशिएंसी, तो ये सारी जो है स्टेट्स इसमें ही आ जाती हैं। इसको हम रिलेशनल भी कह सकते हैं, इसको हम एक्सप्लेनेटरी भी कह सकते हैं, कॉजल भी कह सकते हैं। तो ये तीनों ही टर्म्स राइट हैं, ठीक है। नेक्स्ट नल हाइपोथेसिस, इसमें जो आपकी असाइनमेंट है उसमें कोई नल हाइपोथेसिस नहीं है। नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मीन्स कि उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या फिर उनके दरमियान कोई एसोसिएशन है।
रिसर्च हाइपोथेसिस सिंपली जिस पे हम जो रिसर्च के पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं, और इसमें भी यही है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, उनके जो नेचर ऑफ़ रिलेशनशिप है वो हमें पता होता है, या जो डायरेक्शन ऑफ़ रिलेशनशिप है वो हमें पता होता है। जैसे लेवल ऑफ़ जॉब कमिटमेंट ऑफ़ द ऑफिसर्स इज़ पॉजिटिवली एसोसिएटेड, यानी हमें डायरेक्शन पता चल गई कि उनका रिलेशनशिप क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, और वो नेचर ऑफ़ रिलेशनशिप पता चल गया कि किस तरह से वो एसोसिएट करते हैं या उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। सो दिस वाज अबाउट द हाइपोथेसिस। अब उसको देखते हैं कि हम जो हमारी असाइनमेंट है उसमें क्या बताया गया है। आई होप कि आपका जो अब कॉन्सेप्ट है हाइपोथेसिस के जो टाइप्स हैं उसको लेकर क्लियर हो चुका होगा, बिकॉज मेन थिंग हमारी कॉन्सेप्ट की होती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और यही चीज़ मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाई है कि कॉन्सेप्ट बेसिकली आपने क्लियर करने हैं। और अगर आप जो स्टूडेंट्स जो बिज़ी होते हैं, जो एलएमएस हैंडल नहीं कर पाते, उनको सर्विसेज चाहिए तो वो हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, या किसी को ट्यूशन की सर्विसेज चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं। अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो इसको आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जो पहली वाली हाइपोथेसिस है कि इम्प्लीमेंटेशन अगर हम करें एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम की, दैट विल लीड टू अ मेजरेबल इंक्रीज़, यानी उसकी वजह से फिर इंक्रीज़ होगा एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी में। तो दैट इज़ दी जिसमें हम कॉजल रिलेशनशिप देख रहे हैं, दैट इज़ कॉजल हाइपोथेसिस। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस भी इसे कहेंगे, ये कॉजल हाइपोथेसिस कहते हैं। सो ये जो है वो इसका आंसर होगा। फिर सेकंड जो है वो एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेटिंग इन वेलनेस प्रोग्राम विल शो अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज़, यानी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस प्रोग्राम में उनमें जो है उनके स्ट्रेस में कमी आएगी। सो इसमें क्या है कि इसमें आप उसको बता सकते हैं कि ये और इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, या फिर ये रिसर्च भी हो सकते हैं, या फिर ये ऑल्टरनेटिव भी हो सकते हैं, या फिर ये एक्सप्लेनेटरी भी हो सकती हैं। सो इस तरह से आपने इसको देखना है कि आप इसमें कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और थर्ड है एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन है वेलनेस प्रोग्राम में विल पॉजिटिवली कोरिलेट। इसका तो हम सिंपली बेसिकली जो आइडिया लगा सकते हैं कि वाकई ये कोरिलेशन का है, इसमें पॉजिटिवली वो कोरिलेट कर रहा है इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ। सो कोरिलेशन है इसमें, और कोरिलेशनल हाइपोथेसिस आप इसमें लिख सकते हैं। फिर फोर्थ वन है लॉन्गर एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट इन द वेलनेस प्रोग्राम द ग्रेटर द इम्प्रूवमेंट, यानी जितना ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करेंगे उस प्रोग्राम में उतनी ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी जो है हाई होगी। सो ये क्या है, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है जिसमें एक डायरेक्शन बताई गई है हमें। देन एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम जो है विल प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स, यानी वो हमें एक अच्छी इंसाइट देगा कि एम्प्लॉय की वेलबींग जो है ओवरऑल किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। उसकी जो स्ट्रेस है या जॉब सेटिस्फेक्शन के हवाले से जो ये फैक्टर्स हैं उनके हवाले से हमें गाइड करेगा। तो एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम जो है उस पर बात की जा रही है, सिर्फ जस्ट एक ही वेरिएबल को डिस्कस किया जा रहा है, दैट इज़ द डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। इसको आप कंफर्म कर सकते हैं। अब जो हाइपोथेसिस आपको बताई गई हैं उसको वेरीफाई करें, उसको कंफर्म करें, एक बार फिर से रीड करें, अपनी जो हैंडआउट्स हैं उसको रीड करें, उसको मैच करें कि ये आंसर्स वैलिड हैं या नहीं है, एंड देन आप उसको करके सबमिट करवा सकते हैं असाइनमेंट। सो हमारी कोशिश यही होती है कि 80 to 100% आपको रिज़ल्ट जो है वो मिल जाए असाइनमेंट का, और आप अच्छे से उसको कर पाएँ, अटैम्प्ट कर पाएँ, और आपको कोई परेशानी या मुश्किल ना हो, या जितने भी रॉन्ग सॉल्यूशंस देते हैं, ये रॉन्ग बताते हैं आंसर्स, आपको ये मिसगाइड करते हैं, उनसे आपको बचाया जाए, और आपकी जब जहाँ तक हो सके हेल्प की जाती है। ठीक है, यानी अभी काफ़ी असाइनमेंट्स हैं और बहुत सा वर्कलोड भी है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए टाइम निकाला जा रहा है। सो इस वीडियो को लाजमी अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक आइडिया हो जाए, गैस हो जाए कि वो किस तरह से उन्होंने अटैम्प्ट करनी है असाइनमेंट को। एंड बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प करने की कोशिश किया करें, नॉलेज को जस्ट अपने तक ना रखा करें, बल्कि इसको फैलाने की कोशिश किया करें, स्प्रेड किया करें, शेयर किया करें दूसरों के साथ, सो दैट कि ये आपका भी इस तरह इंक्रीज़ होता रहता है। एंड आई होप आई मेड इट क्लियर। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है फिर भी इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।